नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आज के इस चुनावी चौसर में हम बात करेंगे किशनगंज और भागलपुर सीट के बारे में, जहां पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि शाम को 5 बजने को है और लगभग 50% वोट पड़ चुके हैं दोनों सीटों पर। ऐसे में कहीं ना कहीं फैसला आना भी लाजमी हो जाता है। जब 50% वोट पड़ चुके हैं, शाम के 5 बज चुके हैं, तो ऐसे में अब रुझान आने भी शुरू हो गए हैं कि किसको कितने वोट पड़ रहे हैं और या फिर कौन आगे चल रहा है और किसको हार मिलने की संभावना है। तो आइए इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, भागलपुर सीट पर पहले से इस बात की चर्चा चल रही थी कि अजित शर्मा कहीं ना कहीं लीड करेंगे, ज्यादा वोट पड़ेंगे, लेकिन आज जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अजित शर्मा अब पीछे चल रहे हैं जदयू के कैंडिडेट से। क्या कहेंगे इस पे? मैंने जो उम्मीद थी भागलपुर को लेके कि जो गोलबंदी भागलपुर में जातीय गोलबंदी होनी थी, मेरे ख्याल से उस हिसाब से गोलबंदी जो 5 बजे जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस हिसाब से गोलबंदी हुई नहीं। और जो ऑपरेशन चलाया अजय मंडल ने, रात भर जो ऑपरेशन चला, लगता है उसका बहुत फ़ायदा अजय मंडल को मिला है। और जितनी उम्मीद थी कि भूमिहार वोटों में डिवीज़न होगा अजीत शर्मा के फेवर में, वो डिवीज़न उस परसेंटेज में नहीं हुआ है, जिसका नुकसान अजीत शर्मा को उठाना पड़ रहा है। वोट मिला है, भूमिहारों का भी वोट मिला है, माई का भी वोट मिला है, लेकिन जो अपेक्षा थी कि एकदम बढ़ चढ़ के वोट मिलने वाला है, वो वोट नहीं मिला। कहीं ना कहीं अजीत शर्मा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए भागलपुर की सीट पर, इस वजह से थोड़ा सा वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, देखा गया कि भागलपुर में वोट को लेकर बहिष्कार भी किया गया। इवन जो लोग वोट करने पहुंचे उनको ग्रामीणों ने पकड़ के पीट तक दिया। तो क्या लगता है, लोगों में नाराजगी क्यों है? लोग वोट देना क्यों नहीं चाहते हैं? ये नाराजगी सब पक्षों से है। जो सियासत का माहौल आजकल के हुआ है और युवाओं की जितनी अपेक्षा है अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से, वो पूरा होता नहीं है। तो स्वाभाविक है, कहीं पर रोड नहीं तो वोट नहीं, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, तरह तरह के नारे लगते रहते हैं। तो भागलपुर में भी बहुत सारे बूथों पर ऐसा हुआ जहाँ पर लोगों को लगा कि नेताओं ने या सांसद, जिसको हम लोगों ने सांसद चुना, 5 साल तक उन्होंने मेरे लिए कुछ काम नहीं किया। तो इस तरह से जो नाराज़गी होती है वो वोट बहिष्कार में हो जाती है। लेकिन वोट बहिष्कार होना नहीं चाहिए। नोटा का ऑप्शन आपके पास है, आप नोटा दबा सकते हैं। लोकतंत्र में वोट बहिष्कार कोई ऑप्शन है नहीं। सर, भागलपुर में अजय मंडल को लेकर पहले से ही अपनी पार्टी की तरफ से या फिर लोकल लोगों की तरफ से थोड़ा विरोध था। तो क्या लगता है कि अब उनका भी वोट इनके ही पक्ष में जा रहा है? देखिए, अजय मंडल के पक्ष में पिछले 2-3 घंटे, मतलब पिछले 48 घंटे का आप समीकरण देखिए। अजीत शर्मा वहाँ आगे चल रहे थे, नो डाउट, लेकिन पिछले 48 घंटे में जो समीकरण बदला है, खासकर बोलो मंडल वाला जो प्रकरण हुआ, जो वो जेडीयू में शामिल कराया गया पटना में उनको 3-4 दिन पहले, उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है अजय मंडल के चुनावी प्रोस्पेक्ट पर। और उसका फ़ायदा ये मिला कि जो वोट अति पिछड़ों का जो वोट इधर उधर गड़बड़ा रहा था, वो वोट कंसोलिडेट हुआ है अजय मंडल के साथ में। कहा यह जा रहा था कि अजय मंडल से मुक्ति कराना है भागलपुर की सीट को, बीजेपी वाले उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तमाम चीज़ें सही थी। लेकिन जो पिछले 48 घंटे में ऑपरेशन हुआ, पटना से नेताओं का फ़ोन गया, दिल्ली से फ़ोन गया, तो इन सब चीज़ों ने अजय मंडल को मजबूत किया पिछले 48 घंटों में। और इसके उलट पिछले 48 घंटे में अजीत शर्मा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, और वो ओवर कॉन्फिडेंस का कारण बूथों पर जो पकड़ होनी चाहिए थी कार्यकर्ताओं की, जो वोट करवाते हैं पार्टी के पक्ष में, वोटिंग एजेंट जिनको कहते हैं, उसकी कमी देखी गई। भागलपुर के बहुत सारे बूथों पर आपको जो है कांग्रेस के लोग नहीं दिखाई पड़े, इसका भी खामियाजा है। तो अजय मंडल ने पिछले 48 घंटों में बहुत ही अच्छा अपना चुनावी मैनेजमेंट किया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि भागलपुर में तीर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर, अब किशनगंज के बारे में अगर बात करें तो पहले ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई होगी, 3 लोगों के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन आज जैसी स्थिति है वहाँ पे, तो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे अख्तरुल इमाम जो कि एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद जावेद के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। तो अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया? देखिए, बदलाव के पीछे है कि किशनगंज में बहुत सारा खेल हुआ है। रात भर जो है वहाँ बहुत सारा खेल चलता हुआ। खेल नंबर 1 क्या हुआ? खेल नंबर 1 ये हुआ कि कुछ लोगों ने, लोग तो जैसे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जावेद साहब, उनका कहना है कि एआईएमआईएम के लोगों ने किया क्या
कि एक फर्जी प्रेस रिलीज जारी कर दिया। उस प्रेस रिलीज में लिख दिया कि भाई कांग्रेस ने जो है AIMM का समर्थन कर दिया है, इसलिए जो कांग्रेस के वोटर हमको वोट देना चाहते हैं वो वोट अब AIMIM को दीजिए। इतना गुस्से हुए मोहम्मद जावेद साहब की रात में FIR दर्ज कराना पड़ा कि फर्जी लोगों को आप अरेस्ट कीजिए। इस तरह का कोई प्रेस रिलीज हमारे पास नहीं हुआ है। लेकिन जो एक बड़ा गेम हुआ वो ये हुआ रात में कि बहुत सारे मुस्लिम बहुल इलाका तो वो है ही, लेकिन जो बड़ी बड़ी बस्ती थी मुसलमानों की, टोले थे, पंचायत जहाँ बैठती है, वहाँ पर बैठ के एक डिसीजन हुआ कि नहीं, मुसलमानों का वोट जो है वो कांग्रेस को ही जाना चाहिए और जावेद साहब को हम लोग वोट करेंगे तो हम जो है ठीक ठाक रहेंगे। तो ये जो मैसेज पूरा गया है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में, इसका परिणाम ये हुआ कि जो मुसलमान ये सोच रहे थे कि मोहम्मद इनको अख्तरुल साहब को वोट करें या फिर इनको जो जदयू के कैंडिडेट हैं उनको वोट करें, वो जो हाँ ना वाले थे, मुसलमान तो वोट कर ही थे जावेद को, लेकिन जो हाँ ना वाले मुसलमान थे उनके पास भी ये मैसेज चला गया कि नहीं, वोट जो है वो हमको कांग्रेस को देना है। तो इससे रातों रात जो है कांग्रेस का पलड़ा वहाँ बहुत भारी हो गया। नहीं तो अख्तरुल साहब वहाँ बहुत अच्छे पोजीशन पे थे और लड़ाई बहुत जम के है। अभी भी जो है ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस बहुत आगे निकल गई है, कांटे की टक्कर हो रही है, लेकिन एज जो है वो जावेद साहब को। सर, मोदी लहर चल रहा है और उसके बाद मुस्लिम बहुल इलाका भी है, तीनों कैंडिडेट्स भी मुस्लिम ही हैं, तो फिर जदयू के पिछड़ने की क्या वजह है? देखिए, जो पिछला चुनाव भी जो हुआ था वहाँ पर भी बहुत कीन कंटेस्ट ही हुआ था। तीनों लोग थे, तीनों पार्टियों के लोग थे और जावेद साहब वहाँ से जीत गए थे। तो जदयू का जो कैंडिडेट वहाँ पे है ना, वो कहिए कि अगर पर्सनालिटी वाइज कहिए तो दोनों उम्मीदवारों से थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहे हैं। और जिस तरह से ओवैसी साहब का वहाँ कैंपेन चला और अख्तरुल की अपनी छवि है वहाँ पर, जितना काम करती है वहाँ पर ये लोग, तो AIMIM की पैठ वहाँ पर बनी हुई है, तो उसका फ़ायदा मिलता है और उस फ़ायदे के कारण जो है पिछड़ जाते हैं जदयू के कैंडिडेट। इसलिए मुकाबला जो हो रहा है वही कांग्रेस और इनके बीच है, ये तीसरे नंबर में चले गए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है अख्तरुल की अपनी छवि है और ओवैसी साहब का लगातार वहाँ पर दौरा हुआ है और विधानसभा में आप जानते हैं 5-5 सीटें जीती थी वो लोग, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल में जनता दल यूनाइटेड वहाँ पे होता है। सर, सेकंड फेज का जो जिन 5 सीटों पे चुनाव हुआ है, तो खास करके अभी जैसे हम भागलपुर और किशनगंज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें भी ऐसा देखा गया कि ग्रामीण इलाकों में ही ज़्यादा वोट पड़े हैं। पहले ऐसा परसेप्शन था कि गांव के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो वोट नहीं करेंगे, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो शहर से आते हैं, वही लोग वोट नहीं कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग वोट कर रहे हैं? देखिए, कोरोना काल के बाद एक माहौल बदला है। जिस तरह से अनाज मिल रहा है, घर घर जा रहा है, कैश ट्रांसफ़र हो रहा है डायरेक्ट अकाउंट पे, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है वोटिंग पैटर्न पर। और जिनको लगता था कि हम क्यों वोट करेंगे किसी को, हमको क्या लेना देना है, हम गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, अपना जीवन बसर करते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, सरकार अगर हमारे मनमाफिक मिलेगी तो हमको ये सब सुविधा मिलेगी, हमको अनाज भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी। तो उनमें एक जोश आया है कि नहीं, हमको अपनी सरकार चुननी है। इसीलिए ग्रामीण इलाके में भी वोटिंग परसेंटेज अब आगे जा रहा है। सर, तीसरे चरण का भी चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि क्या जैसे कि फर्स्ट फेज के कंपैरिजन सेकंड फेज में वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिल रही है, तो तीसरे फेज में कैसे स्थिति होने वाली है? क्या NDA मजबूत होने वाला है या फिर महागठबंधन, अगर ओवरऑल 5 सीटों की बात करें तो? देखिए, ये जो सेकेंड फेज हुआ था इसमें तो 5 सीट थी जनता दल यूनाइटेड की, और जो अब तीसरा फेज है तो उसमें JDU की भी सीटें हैं, जैसे झंझारपुर है, सुपौल है, JDU की सीट है, मधेपुरा जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है, 2 सीट अलग अलग है, अररिया से BJP लड़ रही है और खगड़िया से LJP के कैंडिडेट है। तो ये 5 सीट है, यानी तीनों पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं NDA की, तीनों का भाग्य है। तो जो चीज़ें हम लोग कह रहे थे कि सेकेंड फेज में ये तय होगा कि भाजपा का कितना सपोर्ट मिला है, LJP का कितना सपोर्ट मिला है, खबरें आनी शुरू हो गई है, कहीं सुस्ती थी, कहीं उदासीनता थी, कहीं तेज़ी भी थी। तो इसका एक आकलन जरूर जनता दल यूनाइटेड के लोग कर रहे हैं कि हमको जो 2 सीटें हैं अररिया और खगड़िया, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है। बाकी तो 3 सीटें इनकी भी दाव पे लगी हुई है, तो प्रभाव तो पड़ेगा,
जैसे पहले चरण का प्रभाव दूसरे चरण में पड़ा, तो दूसरे चरण की वोटिंग का प्रभाव भी तीसरे चरण के एनडीए के फैट पर पड़ना ही पड़ना है। तो इसीलिए जो भी नेता हैं बहुत ठोक बजा के अपनी बात रख रहे हैं, ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं कि रिश्ते खराब हों, लेकिन माहौल इस तरह का बन जाता है। बयानबाजी देखते हैं कि पहले और दूसरे चरण के बीच में इतनी बयानबाजी हो गई कि लगा कि एनडीए का रिश्ता बहुत ख़राब हो गया है। तो इससे बचने की कोशिश हो रही है। आज तो देखिए कि मुख्यमंत्री गए थे मुंगेर वाली सभा में, प्रधानमंत्री की सभा में, बीच में हुआ था कि मुख्यमंत्री जाएंगे ही नहीं जाएंगे, लेकिन आज गए हैं तो एक मैसेज जाता है जाने से, और वही हुआ है, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, किशनगंज और भागलपुर में वोट पड़ रहे हैं, लेकिन पहले जो खबरें आ रही थी साफ उल्टा परिणाम आज देखने को मिल रहा है। रातों रात चीजें बदल गई हैं, चाहे वो भागलपुर हो या फिर किशनगंज। भागलपुर को लेकर खबरें थी कि अजीत शर्मा यहां से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अभी जो खबरें आ रही है वहां से जदयू के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ किशनगंज की बात करें तो पहले यह लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस और एआईएमआईएम में सीधे टक्कर देखने को मिल रही है और ऐसे रुझान आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त हासिल हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेगा, और तीसरे फेज में भी एनडीए और महागठबंधन में किसके आगे जाने की संभावना है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।